अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद तकरीबन 1,40,000 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 6,825 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तकरीबन 30,000 टेस्ट किए गए थे, यानी कि जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 23% है। पिछले कई दिनों से ये शरह 20% से ज़्यादा है। अब तक जो अमवात हुई हैं कोरोना वायरस से वो 2,632 हो चुकी हैं और आज वफाकी हुकूमत ने यह बताया है कि इन नंबर्स में मजीद इजाफा होगा। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग असद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो जुलाई के एंड तक ये नंबर 10 से 12 लाख हो जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो 10 से 12 लाख तक पहुंच जाएगी। जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली ना की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुँचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। इस वक्त केसेस की तादाद जो 1.5 लाख है वो जुलाई के आखिर तक बढ़कर 10 से 12 लाख हो सकती है अगर हालात इसी तरह रहे और उनमें तब्दीली ना आई। असद उमर साहब ने यह भी कहा है कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अगर अब SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो हुकूमत और इंतजामिया हरकत में आएगी। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है, दूसरी चीज समाजी फासला रखना। ये 2 चीजें जो है ये बार बार आपसे ताकीद भी की गई है और अब जैसे मैंने कहा इसके ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है और ये कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, इसलिए नहीं कि हुकूमत किसी को तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कि जैसे मैंने कहा ये अखलाक की आईनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने लोगों की सेहत का ख्याल करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोगों से फिर कारोबार भी छिनना शुरू हो जाएगा। असद उमर साहब कह रहे हैं कि समाजी फासला रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंतजामिया हरकत में आएगी, लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हमारी अखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब मार्केट्स को खोला गया, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को खोला गया, उस वक्त भी SOPs तो बताए थे लेकिन सख्ती से उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। उस वक्त ये नहीं बताया गया कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्या सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। उस वक्त मुकम्मल मामला अवाम पर छोड़ दिया गया था। आज हालात काबू से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। असद उमर साहब ने आज ये भी बताया है कि हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को मजीद बढ़ाने जा रहे हैं और जुलाई के आखिर तक जो टेस्टिंग कैपेसिटी है हमारी, यानी कि एक दिन में आप 1 लाख टेस्ट कर सकेंगे। तकरीबन 45 से 50 हज़ार टेस्ट की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। इसको हमने आज फैसला किया है और ये NCOC ने फैसला किया कि इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोज़ाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे, ताकि अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी हो तो 1,10,000 टेस्ट रोज़ाना किए जा सकें। तो कोशिश ये होगी कि ये इस वक्त जो तकरीबन 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, ये जुलाई के वस्त से लेके जुलाई के आखिर तक हम 1 लाख टेस्ट रोज़ाना से ऊपर जा सके। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक हम 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर सकेंगे। इससे पहले भी कहा था कि जो 25,000 टेस्ट की कैपेसिटी है हम अप्रैल तक उसको पूरा कर लेंगे। अप्रैल में वो पूरा नहीं हुई, वो जून में जाके अब देख रहे हैं कि 25 से 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें ताख़ीर हुई है। यहाँ ये बात दोबारा आपको बताना ज़रूरी है कि वो ममालिक जिन्होंने अपनी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन को बढ़ाया था वो उस दौरान किया था जिस दौरान लॉकडाउन था। उस वक्त लोगों को ट्रेस किया गया, तेज़ी से आइसोलेट किया गया, उनकी टेस्टिंग की गई। हमने ये सब कुछ किया है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है लॉकडाउन में नरमी के बाद। और अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि इसमें मजीद इजाफा भी होगा, लेकिन अगर असद उमर साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त साबित हुआ, अगर जुलाई के आखिर तक नंबर्स
पॉजिटिव केसेस के नंबर्स 10 से 12 लाख पहुंच जाते हैं तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो आदाद शुमार बताए हैं असद उमर साहब ने, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अगर वाकई 10 से 12 लाख केसेस हो जाते हैं जुलाई के आखिर तक तो कैसे मुकाबला करेंगे हम इनका? शुक्रिया शहजाद साहब। हाँ जी, ये जो आज उन्होंने दादोशुमार आपके साथ शेयर किए हैं असद उमर साहब ने, ये नतीजा है उस एक्सरसाइज का जो कि हम बाकायदगी के साथ हर हफ्ते करते हैं। और आज हमने ये सोचा कि ये दादोशुमार अब जो हैं वो ओपनली शेयर करने चाहिए आवाम के साथ। और उसकी वजह ये है जी कि हम कोई चीज़ भी छुपाना नहीं चाहते, ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं और लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिन और हफ्ते और महीने हमारे किस तरह के हैं। और उस सिलसिले में जो असद उमर साहब भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देते रहे कि हुकूमत को और लोगों को मिल के क्या करना है, और अगर जो कुछ करना है वो अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर इस सूरत हाल को तब्दील भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है जो उन्होंने आपके दादोशुमार बताए, वो नतीजा है हमारी एक मुश्तरका जो हमारा तहकीक होती है और जो प्रोजेक्शन होती है उसके रिजल्ट्स हैं। तो आपकी तहकीक ये कहती है कि 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं। इस हवाले से आपकी तहकीक क्या कहती है कि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज होंगी क्या उन केसेस से निपटने के लिए? इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे जुलाई के आखिर तक? जी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया आपके साथ और बताया कि किस तरीके से हमारी जो अभी हिकमत अमली है उसमें एक तरफ तो हमने इस बीमारी की जो फैलाव है उसको रोकने के लिए SOPs का भी उन्होंने ज़िक्र किया, मास्क पहनने का भी ज़िक्र किया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ज़िक्र किया। और न सिर्फ ये कि इन SOPs का अब इतलाक़ होगा बल्कि उसको इंतज़ामी तौर पे उसकी इतलाक़ को यकीनी भी बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ज़िक्र किया जो टारगेटेड या स्मार्ट लॉकडाउन है जो कि अब तक हो तो रहा था लेकिन जिस तरीके से और जिस सख्ती के साथ उसको होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो उसके अंदर भी हमने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। और जिस तरह उन्होंने फरमाया, कल भी हमारी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर भी थे उस हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पंजाब के साथ बहुत तफसील के साथ इस पे बात हुई। और कल से इंशाल्लाह वो वहाँ पे 2-3 इलाक़ों के अंदर वो जो बहुत बड़े इलाके हैं, बड़े डेंस इलाके हैं, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो लॉकडाउन करेंगे 2 हफ्ते के लिए। तो डॉक्टर साहब मैं अपने सवाल के वो तरीके हैं, मैं 1 मिनट अर्ज़ कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, ये वो तरीके हैं कि जिससे हम बीमारी के फैलाव को रोकेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा बहुत अहम जुज़्व है वो ये है कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है। और हमने इसका भी पूरा तखमीना लगाया है कि जुलाई के आखिर तक हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है और हम उसको करने के लिए तैयार हैं। उसकी तैयारी भरपूर तरीके से हो रही है। जून के आखिर तक हम 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उनके प्लान्स के मुताबिक, सूबों के प्लान्स के मुताबिक। उसमें फिर हमने ख़ुद भी उसका तज्ज़िया किया वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ जुलाई के अंदर भी इतने ही या इससे ज़्यादा बेड्स इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ HR को हमने किस तरीके से प्लान करना है, वेंट्स को किस तरीके से प्लान करना है, ऑक्सीजन को किस तरीके से प्लान करना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बैक वक्त हो रही हैं। एक चीज़ मैं और इसका ज़िक्र कर दूं कि ये जो हमने जो आपको तखमीने दिए हैं इनका 2 चीज़ों के ऊपर इन्हिसार है। एक ये कि हमारी टेस्टिंग भी उसके साथ बढ़ेगी जिसका कि उन्होंने उसके भी अदाद-ओ-शुमार दिया आपको। और उसके साथ साथ अगर हमने अपने SOPs और TTQ की स्ट्रेटजी को सही तरीके से अपनाया तो फिर हो सकता है ये नंबर से हम बहुत नीचे भी आए। अल्लाह करे ऐसा ही हो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। लेकिन जो आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि हम कैपेसिटी को भी साथ साथ बढ़ाएंगे अपने हेल्थ केयर सर्विसेज की, ये पहले भी कहा गया था। लेकिन आज भी
सिर्फ लोगों की तरफ से ये खबर नहीं आती कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर में कि हमें बेड्स नहीं मिल रहे या वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, हुकूमत के लोग भी आके ये बात करते हैं कि इनकी शॉर्टेज है। इस्लामाबाद से ये खबरें आ रही होती हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले, किसी को बेड नहीं मिले, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिले। तो पहले भी ये दावे किए गए थे कि हमारी कैपेसिटी है, लेकिन बड़े बड़े शहरों से ये शिकायत आ रही है कि लोगों को नहीं मिल रही हैं सहूलतें। ये यकीनन बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में शहजाद आप ठीक कह रहे हैं, मसला है। और इसी के लिए फिर हमने एक बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा सिस्टम तरतीब दिया है कि जिसके तहत हम ऐसे अस्पतालों में अपने मरीज़ों को रीडायरेक्ट कर सकें और आपको वो इंस्टेंटली यानी फौरी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन मिल सके RMS के ज़रिए कि किन अस्पतालों में कितने बेड्स हैं, कितने बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तस हैं, उनमें से कितने लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, कितने हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, कितने ICU के ऊपर हैं, और जहाँ जहाँ फिर वो ये मुयस्सर हों वहाँ पे उनको रीडायरेक्ट किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो 2-3 अस्पतालों में ही सिर्फ अपने मरीजों को दाखिल करवाना तो चाहे। इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन हो सकता है कि कराची का जो शहरी है उसको इलाज कराने के लिए हैदराबाद जाना पड़े या सखर जाना पड़े या लाड़काना जाना पड़े, इसी तरह लाहौर का जो शहरी है उसको शायद गुजरांवाला जाना पड़े या गुजरात जाना पड़े अगर उसको अपने शहर में अस्पताल नहीं मिले। तो ये लेटर स्टेज पे ऐसा हो सकता है। मैं इस वक्त जिक्र इस बात का कर रहा हूँ कि बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों के अलावा छोटे अस्पताल भी हैं जिनके अंदर भी ये चीज़ें मुयस्सर हैं, तो उनको पहले तो वहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो दूसरे शहरों में भी किया जा सकता है। आपके पास एम्बुलेंसेज हैं। तो मतलब ये कि अभी भी हमारे कोई 30 जो बात आप बता रहे हैं वो कहीं से भी इत्मीनान और तसल्ली बख्श नहीं है पाकिस्तानियों के लिए कि अगर उनको अपने शहर से दूर जाके इलाज करवाना पड़े, ये सूरत हाल कहीं से नॉर्मल या फिर एज यूजुअल नहीं नजर आती डॉक्टर साहब। और आप कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम जो एहतियाती तदाबीर हैं उससे केसेस की तादाद को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। माजरत के साथ अब तक जो भी स्ट्रेटजीज हमारी रही हैं वो फेल हो रही हैं। अगर नए केसेस और अमवात के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 5वें-6ठे पर आ गया है। हमारी माजी की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। इसीलिए खतरा यह है कि जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित हो सकता है और सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी अगली स्ट्रेटजी भी कामयाब होगी या नहीं होगी। देखें जी, हम हुकूमत तो अपने वसाइल में रहते हुए और अपने तजिए के मुताबिक और अपनी बेस्ट एबिलिटी के मुताबिक प्लान करती है चीज़ों को। और चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, और हम लोग भरपूर तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये जून और जुलाई के महीने कुछ सख्त होंगे और इसमें हमने कभी भी ये नहीं कहा कि केसेस नहीं बढ़ रहे, हमने कभी ये नहीं कहा कि मौत नहीं बढ़ रही और अभी ये बढ़ेंगी। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं और उन्होंने भी उस दिन फरमाया कि जुलाई के आखिर में या अगस्त में के शुरू में हम इसको प्लेटू भी करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर भी होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तखमीने भी गलत लगाए गए हैं। जहां हमारी स्ट्रेटजीज नाकाम हो रही है इस केसेस की तादाद और इसकी स्पीड रोकने में, वहीं ये तखमीने भी गलत हैं। पहले कहा गया कि अप्रैल के वस्त में होगा, फिर कहा गया कि मई के आखिर में होगा, अब कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर अगस्त में होगा। हमारे ये तखमीने भी गलत हैं। जहां पे हमारी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो रही है, और जैसे मैंने दोबारा कहा कि नए केसेस की शरह और जो अमवात की शरह है, पाकिस्तान अब 5वें-6ठे नंबर पर आ गया है दुनिया में। ना स्ट्रेटजीज कामयाब हो रही है, ना तखमीने दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कब इसका प्लेटू आएगा, कब केसेस नीचे जाना शुरू होंगे। हमने जी तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक तमाम बर्रे आज़म में जो हैं, उसमें हमारे जो मॉडलर्स हैं उन्होंने देखा है कि ये जो आउटब्रेक जब होता है किसी भी मुल्क के अंदर और उसमें जैसी भी हिकमत अमली अपनाई जाए, ये तकरीबन 5वें महीने में जाके केसेस के अंदर इस्तेहकाम और फिर डिक्लाइन शुरू होता है 5वें महीने में। अगर आप 26 फरवरी से पाकिस्तान के अंदर पहले केस से इसको देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का आखिर बनता है। और ये इसमें कोई हमें एक भी ऐसा मुल्क नहीं मिला कि जिसके अंदर 5वें महीने में जाके पहले इस्तेहकाम पैदा ना हो और फिर उसमें डिक्लाइन शुरू ना हो। तो लिहाजा कोई वजह नहीं है कि हम इसके ऊपर शक करें, क्योंकि एविडेंस सपोर्ट्स दिस।
जहां तक इस बात का कता कलामी के माजर चाहता हूं, नहीं ये आदाद शुमार उससे मुख्तलिफ हैं जो कि हमारी तहकीक है, क्योंकि जो ऐसे ममालिक जहां पे तबाही मचाई है कोरोना वायरस ने, वहां पर भी 2 माह से 3 माह के अंदर इसका पीक आ गया था, प्लेटू हो गया, फिर केसेस में कमी आना शुरू हुई। मिसाल के तौर पे जो पीक केसेस थे यूके में वो 10 अप्रैल को आ चुके थे, वबा वहां पे फरवरी में फैलना शुरू हुई। स्पेन में 26 मार्च को पीक केसेस आ चुके थे, उसके बाद उसमें हमें कमी नजर आना शुरू हुई है। इटली में 21 मार्च को पीक पे पहुंच चुके थे केसेस, उसके बाद वहां पे कमी आना शुरू हुई है। इसी तरह फ्रांस में भी 31 मार्च को पीक पे केसेस पहुंच चुके थे, उसके बाद कमी आना शुरू हुई है। तो उन ममालिक में जहां शदीद तबाही मचाई है वहां पर भी 2-2.5 महीने में पीक आ गया, और अब जहां पे 6-6 हज़ार केसेस थे वहां पे 200-300 केसेस आते हैं रोजाना के, जबकि हमारे यहां जो केसेस 200-300 थे वो अब 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार तक पहुंच चुके हैं। देखें शहजाद साहब, आप जिस तहकीक की बात कर रहे हैं आपने यकीनन की होगी, लेकिन मैं इसको अगर आप तमाम ममालिक का डेटा सामने रखें और उसको मैयर करें पहले केस की इमरजेंस से, फिर पीक तक पहुंचने में, फिर कितनी देर वो पीक कायम रहती है और फिर कब डिक्लाइन शुरू होती है, तो ये ऑन एवरेज आप 5th मंथ में पहुंच जाते हैं। ये बात आप ठीक करें डॉक्टर साहब, लेकिन हम तो 5th महीने 6th महीने में जाके 5वें 6ठे महीने में जाके तो हम पीक को टच करेंगे, फिर वो प्लेटू होगा, फिर नीचे आएगा, तो हमारा तो पीक ही डिले होता जा रहा है। और फिर हम अगर चाहते हैं कि मईशत चले तो सवाल ये पैदा होता है कि बढ़ते हुए केसेस के साथ, इतनी तेजी से बढ़ते हुए केसेस के साथ हम मईशत को कैसे चलाएंगे, जो कंसर्न है वजीर आजम इमरान खान का। जी, और उसके लिए ये ज़रूरी है ना जी कि अगर साथ मईशत भी चलानी है तो फिर आपको टारगेटेड हॉटस्पॉट की कॉर्डन ऑफ करनी पड़ेगी, जो कि अब शुरू हो रही है बड़े भरपूर तरीके से। तरीका यही है, WHO की भी रिकमेंडेशन यही है कि जब तक आप टारगेटेड लॉकडाउन्स नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप जनरलाइज्ड लॉकडाउन्स अगर कर भी लें तो उनको आप सस्टेन नहीं कर सकते। WHO ने कहा था इंटरमिटेंट लॉकडाउन करें, यानी कि 15 दिन लॉकडाउन हो 15 दिन खुले। टारगेटेड लॉकडाउन की बात WHO ने नहीं की है, उन्होंने कहा था कि 15 दिन खोले 15 दिन बंद करें, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। जी, मुझे उनका ख़त मौसूल हुआ है ना, तो मैं आपको उसी ख़त में से एक इक़्तिबास बता रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप टारगेटेड वो भी करें। इंटरमिटेंट जो उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते करें 2 हफ्ते छोड़ें, उससे हुकूमत एग्री नहीं करती। तो आप किस चीज से एग्री करते हैं डॉक्टर साहब? हुकूमत किस बात से एग्री करती है? देखिए, हम एग्री नहीं करते। हुकूमत किस बात से एग्री करती है? दुनिया में हमने 3 मिसालें देखी हैं। एक तो निहायती सख्त लॉकडाउन 15 दिन से 1 महीना किया गया, हमने उतना सख्त लॉकडाउन नहीं किया। दुनिया ने टेस्टिंग अपनी तेजी से बढ़ाई, हमने उसमें भी ताखीर की है टेस्टिंग बढ़ाने में, और दुनिया उस वक्त टेस्टिंग अपनी पीक पे लेके गई जिस वक्त वो लॉकडाउन में थे। हमारी टेस्टिंग उस वक्त बढ़ी जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो इस दूसरी स्ट्रैटेजी में भी हम कामयाब नहीं हुए। तीसरी स्ट्रैटेजी थी कि अगर आप बाजार खोलने जा रहे हैं, तमाम इकोनॉमी के सेक्टर्स आप खोलने जा रहे हैं, तो आप भरपूर SOPs के साथ खोलें। वहां पर भी हमने ये नहीं किया। आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि लोगों पे जुर्माना लगाएंगे, सख्ती करेंगे, जब बाजारें खुले हुए 1 महीना हो चुका है और शदीद इंतहाई SOPs की खिलाफवर्जी हो चुकी है। हम हर चीज में ताखीर से क्यों फैसले कर रहे हैं? यही आज जो मैसेज आप दे रहे हैं कि हम सजा देंगे, हम बंद कर देंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, 1 महीने पहले क्यों नहीं किया जब ये फैसला किया गया कि हम बाजारें खोलने जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं? जी देखें, जो आपने ये बात की, अगर तो आप लिस्ट करना शुरू करें ना कि मुख्तलिफ ममालिक ने क्या क्या हिकमतें अमली अपनाई, तो वो तो चांदे की हैं, लेकिन कैसे अपनाई इसका हर मुल्क का अपना एक तरीक़ाकार था, जिसमें कि आपके हमसाया मुल्क है आपके साथ इंडिया, उन्होंने किस तरह लॉकडाउन किया और खोला। हर मुल्क का एक तनाजुर होता है, उसमें लीडरशिप बैठ के मजमूई तौर पे चीज़ों को देखती है, सिर्फ बीमारी को नहीं देखती, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिमाई दानिश में जो चीज़ बेहतर लगती है उसके ऊपर फ़ैसला किया जाता है। यही पाकिस्तान में हुआ, एंड वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव डन। आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ सेइंग फ्रॉम द बिगनिंग कि ये सूरत हाल जो है केसेस की बढ़ेगी भी, और जाहिर है कि उसका जो फॉल आउट है वो भी होगा, और हमने इसके साथ साथ अपने चीज़ों को किन किन चीज़ों को बेहतर करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपनानी हैं। लेकिन यहाँ तो हमें ये नजर आ रहा है डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी आवाम पर या दूसरों पर डालने की कोशिश की जा रही है। पहले कहा फ्लू है, फिर कहते हैं कि नहीं आवाम समझती है फ्लू है। पहले लॉकडाउन किया, फिर कहते हैं लॉकडाउन अशराफिया ने किया। पहले कहा कि हम खोलने जा रहे हैं, SOPs को फॉलो की जिम्मेदारी आवाम की है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अब ये जिम्मेदारी हुकूमत लेने जा रही है कि हम इसको बावर करवाएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे।
देखें जी, हमेशा कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच शुरू से यहाँ से की है कि ये एक ऐसा मसला है कि जिसको हुकूमत अकेले खुद नहीं निपट सकती और लोगों के ऊपर भी मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा मिल के एक कौम की हैसियत से हमने इसको टैकल करना है। और इस हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं जिस स्टेक होल्डर की, उनको पूरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्शंस असद उमर साहब ने आज बताई हैं वो दुरुस्त ना साबित हो, उसके लिए आइसोलेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, समाजी दूरी की, मास्क की और स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम है सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। आज जो वफाक की जानिब से आदाद शुमार बताए गए हैं, NCOC को हेड करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने बताया कि 10 से 12 लाख केसेस, पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं जुलाई के आखिर तक। और जाहिर सी बात है, अगर केसेस हम कह रहे हैं कि 8 गुना बढ़ेंगे तो अमवात भी 8 गुना बढ़ेंगी। अमवात 8 गुना बढ़ने का मतलब है कि आज अगर हम 2600 पर हैं तो ये अमवात 20,000 तक भी जा सकती हैं। क्या सिंध हुकूमत इसके लिए तैयार है? हमारी तैयारी क्या है जुलाई के आखिर तक अगर केसेस इतने बढ़ जाते हैं, खुदा न खास्ता? मेरा ख्याल है कि ये बात तो सिंध हुकूमत खास तौर पे बहुत पहले से कह रही है, लेकिन हर आदमी को पता है जो कोरोना के इस सिलसिले को बहुत गहराई से अगर देख रहा है कि एक वक्त जरूर ऐसा आ जाएगा जब आपका हेल्थ का सिस्टम कलेक्ट करता है और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के दीगर वो ममालिक जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता भी थे, जिनके पास वसाइल की कमी नहीं थी, अगर वो कैटर नहीं कर पाए, वो अपने लोगों की जरूरियात को पूरा नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। और यही वजूहत थी जिनकी बिना पर सिंध हुकूमत शुरू से ये कह रही थी कि हमें इन केसेस को कंटेन करना है और इस वायरस को फैलने से रोकने के इक़दाम अभी से करने चाहिए। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का या वफाकी हुकूमत का जो नुक्ता नज़र था वो मुख्तलिफ था और उनका ये ख्याल था कि ये केसेस बढ़ने हैं, लेकिन हमें अपनी मईशत को पहले बचाना चाहिए, तो वो उस पर चल रहे हैं। ये 10 लाख तो बहुत आगे की बात है। मैं तो समझता हूँ खुदा न खास्ता अगर ये कोई 2.5-3 लाख तक भी पहुंच जाते हैं, तब भी हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डॉक्टर्स के पास, हमारे लेबोरेटरीज में इतनी कैपेसिटी। सईद गनी साहब, 3 लाख तो असद उमर साहब ने कहा है कि अगर हमने हालात को नहीं बदला तो 3 लाख तो इस माह के आखिर में हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से भी मुकम्मल है, हम ऑक्सीजन बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तमाम सूबों की रिक्वायरमेंट उनसे पूछकर, तो वो तो वफाक तो मुतमईन है कि हम हेल्थ सर्विसेज पे पूरा उतरेंगे। क्या सूबे भी इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या सिंध सूबा कॉन्फिडेंट है कि इतनी हेल्थ सर्विसेज हैं हमारे पास? शायद अल्लाह करें कि जिस तरह वो सोच रहे हैं, जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं, जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं, वो सारी बातें दुरुस्त हों। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सके तो हमारे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। ये बात तो ठीक है कि हम भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें, अपनी लेबोरेटरी की जो टेस्टिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाएं, अपने हॉस्पिटल्स में HDU जो बेड्स हैं उनको बढ़ा दें, वेंटिलेटर्स को बढ़ा दें। लेकिन अगर इस तेजी से नंबर्स बढ़ गए जिस तेजी से पिछले कुछ 1 हफ्ते 15 दिन से बढ़ रहे हैं, तो आप उसको कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता उसको कैटर कर सके ना वफाकी हुकूमत के पास। मैं आपको बताता हूं और आपके साथ, आपको तो शायद ये मालूम हो, नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा, और इसलिए नहीं क्योंकि हम उनको खौफजदा करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सवाल करें ताकि हुकूमतों को पता हो कि तैयारी किस हद तक कर रही है। स्पेन, इटली, फ्रांस की मिसाल हम इसलिए देते आए थे कि वहां पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, सैचुरेट हो चुकी थी, इसलिए वहां पर हालात क्रिटिकल पेशेंट्स के और अमवात के ज्यादा बिगड़े। अब स्पेन में 2,90,000 केसेस थे, इटली में 2,36,000 केसेस आज तक हुए हैं, यूके में 3 लाख तकरीबन केसेस हुए हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे केसेस 10 लाख हो जाएंगे, तो जब ये तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं पूरे कर सके अपनी रिक्वायरमेंट को, तो हम कैसे करेंगे फिर? यही बात है जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि शहरी जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शहरी जो है वो संगीनी को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे वजीर आजम को और उनकी काबिला के वो अफराद जो उनकी जबान को फिर आगे फैलाते हैं, उनके अल्फाज को आगे फैलाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पहले हम खुद रियलाइज करें कि कितने खतरनाक हालात है, उसके बाद हम शहरियों से गिला करें। अगर हम खुद ही कहते रहेंगे कि नहीं ये तो फ्लू है, इसका तो कोई मसला नहीं है, पता करेगा। अच्छा सईद साहब, मुझे प्लीज इस बात का जवाब दीजिए कि अब उम्मीद हमारे पास यही है कि अब हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी कामयाब हो, लोग समाजी फासला रखें और नहीं रखते तो हुकूमत हरकत में आए, मास्क पहने, ये स्ट्रेटजी हमारी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी के जरिए हम इन केसेस की रफ्तार को बढ़ने से रोकेंगे।
क्या सिंध हुकूमत भी इसी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी पर है? जैसे बताया गया कि आज लाहौर में शुरू हो जाएगा, इस्लामाबाद में कई इलाके बंद किए गए, कराची में हमने नहीं देखा है, कराची बड़ा शहर है इसलिए इसकी बात कर रहा हूं, यहां नहीं देखा हमने स्मार्ट लॉकडाउन। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है रोकने के लिए इन केसेस को? मैं आपसे गुजारिश करूं, पहली बात तो यह है कि जब नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाए और शहर के हर इलाके से आ रहे हों तो मुझे स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं आती कि अब कहां करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन तो ये होगा कि एक हॉटस्पॉट है, किसी इलाके में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, उसको आप सीख करते हैं। अब अगर पूरे के पूरे शहर में, पूरे के पूरे मुल्क में हर जगह से केसेस निकल रहे हों तो आप किस किस इलाके में जाके स्मार्ट लॉकडाउन के तौर पर सीख करोगे? तो आप अगर कराची की हद तक बात करें, आप ये कह रहे हैं कि कराची में कोई इस वक्त हॉटस्पॉट्स नहीं है, तमाम इलाके ही बराबर ही हैं। देखिए 19-20 हो गए ना, और उसकी भी मैं आपको वजह बताऊं। देखिए हम अभी तक जो टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत कम है। शहजाद, हम जितने टेस्ट बढ़ा रहे हैं उतना ही नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी में, आपके मुल्क में, आपके शहरों में बहुत सारे ऐसे सर, तो इन शॉर्ट सईद गनी साहब, इन शॉर्ट मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी नहीं, उससे फायदा हो सकता, फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? हम कैसे रोकें इन केसेस को बढ़ने से? मुझे समझ नहीं आती स्मार्ट लॉकडाउन जो कॉन्सेप्ट है कैसे रोकें, क्या है सिंध हुकूमत की क्या तजवीज़ है? मैं एक बात समझता हूँ, मेरी नजर में एक चीज है, लेकिन वो मेरे लिए लगता है कि मुमकिन भी नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की जो सोच है, आपको कर्फ्यू जैसा कोई लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जिसमें किसी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत ना हो। कम से कम 15 दिन आप करें ताकि एक वो जो साइकिल है वो चले, वो स्प्रेड होके। लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए, वो तो फिर उसके अंदर रहेंगे। क्या सिंध हुकूमत इस हवाले से सोच रही है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए 15 दिन का? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम वफाकी हुकूमत के फैसलों को फॉलो करेंगे। सही है। और लीड्स फेडरल गवर्नमेंट करेगी, सूबे को फॉलो करेंगे। जब तक ये ऑर्डर नहीं था हम बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर के बाद हम शायद अपने आप को बिल्कुल कासिर महसूस करते हैं। लेकिन ये तजवीज वजीर आजम तक पहुंचाएंगे? बात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन आपको लगता है कि वजीर आजम समझेंगे? वज़ीर आज़म साहब ने तो कल लाहौर में कहा था कि सख्त लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन पर हम दोबारा नहीं जा सकते, हमें स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए ही करना होगा। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप कह रहे थे कि कराची की अगर मिसाल ले लें तो 19-20 फ़र्क होगा, तमाम इलाके इस वक्त हॉटस्पॉट होंगे और वो तादाद बढ़ेगी। जब आपकी टेस्टिंग बढ़ेगी तो कोई मुमकिन नहीं है कि आप एक मखसूस इलाका कराची शहर में बंद कर दें और दूसरा खुला रखें। अगर करना पड़ेगा तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मेरी तजवीज़ ये है कि 15 दिन के लिए मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाए, जिससे हुकूमत, वफाकी हुकूमत इत्तेफाक नहीं करती है, लेकिन ये कंसर्न है, हर उस शख्स को जिम्मेदारी लेनी होगी जिसने ये फैसले किए हैं, जिसकी वजह से आज अगर नए केसेस की तादाद देखी जाए या अमवात की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान उन यूरोपियन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ चुका है जहां इस वबा ने तबाही फैलाई है। इस पर हम बात करेंगे किस किस तरीके से वहां पे भी जिम्मेदारी ली गई है, जहां पे सिर्फ 15-20 हज़ार केसेस आए हैं, किस तरह जिम्मेदारी ली गई, किस तरह एहतसाब हुआ है वहां पर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।